नमस्कार, अब उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। देखिए, आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अब सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने बहुत बड़ा झटका दिया है। वहीं 27 साल के बाद बीजेपी का वापसी का सपना अब पूरा हुआ है। एक बार आंकड़े जल्दी से आपको बता देते हैं। 48 सीटें बीजेपी के खाते में दिख रही हैं और 22 आपके। अभी तक 36 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर चुकी है, 12 पर लीड ले रखी है। 16 सीटें आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी की लीड है और कांग्रेस पार्टी के खाते में एक भी सीट नहीं गई है। हालांकि कांग्रेस के जितने बड़े दावे थे, वोट शेयर जरूर कांग्रेस का बढ़ा, लेकिन सीट कांग्रेस के पास नहीं गई है। बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पूरा कैंपेन लेकर चल रही थी, अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम सहयोगी जो बड़े दावे कर रहे थे, वो दावे बिल्कुल फुस हो गए। फुस इसलिए क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज जैसे तमाम दिग्गज नेताओं को भी इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। आखिर बीजेपी ने ऐसी कौन सी बिसात बिछाई कि केजरीवाल एंड पार्टी बुरी तरीके से उसमें फंस गए? सीटें कम होना तो एक बात है, लेकिन खुद तमाम बड़े नेता अपनी सीट हार गए। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या थी और दिल्ली की जनता ने इस मतदान के जरिए क्या संदेश दे दिया है, वो भी जानना समझना बहुत जरूरी है। और केजरीवाल के इस हार के सियासी मायने क्या होंगे और बीजेपी के 27 साल के इस सूखे के खत्म होने के सियासी मायने क्या होंगे, वो समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए तमाम खास मेहमान खबरों के खिलाड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग वर्मा सर हमारे साथ हैं, अजय सेतिया सर हैं, राजकिशोर जी हैं, हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री सर हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, राजकिशोर सर, कैसे देखें दिल्ली के नतीजों को? इसका किस तरीके से एनालिसिस करें? इसको बस ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति थी, अरविंद केजरीवाल के चेहरे के बरक्स जो उनके दूसरे चेहरे थे, उन चेहरों की विजय हो गई। कुल मिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा जिस तरीके से उभर कर आया था, वो दर्प पूरा चूर चूर हुआ और जनता ने मान लिया कि भाई ये भी उन नेताओं से कुछ अलग नहीं है जो हुआ करते हैं। तो इसलिए उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जगह दिखा दी। जो बात अभी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात जहां तक है, तो वो ठीक है, उन्होंने बहुत लो प्रोफाइल चुनाव रखा और इसमें एक जो अंतर पैदा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐलान ने कि भाई अब दिल्ली में खुद देखूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग अरविंद केजरीवाल ने तैयार किया था, वो इस बार भी उनके साथ दिखाई पड़ा, पूरी तरीके से तो नहीं टूटा, लेकिन जो लोग उनसे एक अच्छी राजनीति की उम्मीद करते थे और जो दिल्ली की दुर्दशा से त्रस्त थे, बीमारियों से ग्रस्त थे, उनको ऐसा लगने लगा कि भाई अब निजात मिलनी चाहिए। लगातार ये जो ड्रामा टकराव जो चलता चला आ रहा है, यमुना में कोई जहर डाले दे रहा है, सड़कों में कोई गड्ढे खोद कर चला जा रहा है और यहाँ पर जो है यूपी वाले जो है पॉल्यूशन फैला दे रहे हैं, पंजाब ने पॉल्यूशन फैलाना बंद कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार की जो अन्ना हजारे के समय से जो राजनीति चली आ रही थी, उसको जिस तरीके से शीश महल के जरिए तिलांजलि दी और जो उनका ये रूप देखने को मिला, उसने भी नुकसान किया। ये सब चीजें तो थी, लेकिन इससे भी ज्यादा जो आखिरी महत्वपूर्ण हो गया था, जब उन्होंने यमुना में जहर जो मैंने आपसे कहा और ईवीएम वाला जब बयान दिया, तो उनको समझ में आ चुका था कि वो चुनाव हार रहे हैं। तो उस कड़ी में उन्होंने आखिरी कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा मतदान बढ़ा लें अपने पक्ष में। वो चीजें नहीं हो पाई। हाँ, मैं इस हार को ज्यादा बड़ी इसलिए मानता हूं आदर्श, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं था यहाँ पर। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल अपने ही चेहरों से लड़ते रहे और यहाँ पर पीएम मोदी का बस ये रहा कि जो मोदी की गारंटी थी, केजरीवाल को लोग देख चुके थे, तो लगा कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर एलजी और इनके बीच में जो टकराव होता रहा है, पिस तो हम ही लोग रहे हैं ना। तो लोगों ने उस लिहाज से मैंडेट दिया और बाकी ये मध्यम वर्ग और ये जो तमाम योजनाएं थी, इनका निश्चित तौर पर फर्क पड़ा। लेकिन किसी एक मुद्दे का कहेंगे तो वैसे नहीं, पर एक बात आखिरी में मैं जरूर कहना चाहूंगा और जो सबको याद रखनी चाहिए, किसी भी समाज की मर्यादा स्त्री होती है। उसका आपने अगर उल्लंघन किया तो उसकी कीमत आपको भी चुकानी पड़ेगी, विधूड़ी को भी चुकानी पड़ी। तो केजरीवाल ने भी ये किया था और मैं कह रहा हूं कि विधूड़ी तो बदजुबान थे, ये इनको बदगुमानी हो गई थी। और जो पूरी आम आदमी पार्टी ये बदगुमानी में रही कि किसी को कुछ भी कहकर निकल सकते हैं, जा सकते हैं, इस राजनीति को लोगों ने पूरी तरीके से तिरस्कृत कर दिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद अब थोड़ा चुनौती ज्यादा बढ़ी है, चूंकि वो सवाल अभी आपने पूछा नहीं, पर इतना बता दूं कि आम आदमी पार्टी के लिए अब अस्तित्व का संकट है। कैसे बचेगा मुझे नहीं मालूम। दिल्ली फिसली है, अब पंजाब कब उड़ता पंजाब हो जाएगा पता नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं, दिल्ली तो फिसल गए, लेकिन पंजाब का क्या होगा ये पता नहीं। विनोद सर, कैसे देखें जो नतीजे आए? खास करके इसमें मैं कांग्रेस पार्टी को भी जोड़ देता हूं। कांग्रेस भी मैदान में थी, आम आदमी पार्टी भी थी और साथ ही साथ बीजेपी लगातार अपनी कोशिशें कर रही थी, लेकिन केजरीवाल एंड टीम पूरे तरीके से जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो नैरेटिव
बन क्यों नहीं पाया, जबकि जनता के बीच थे, जनता से कनेक्टेड रहने की बात हो रही थी, जनता की योजनाओं की बात हो रही थी, फिर कैसे लग गई सेन? देखिए, नेता को जब गलतफहमी हो जाए कि वो जो चाहेगा, जो कहेगा, जनता उसको सिरोधार्य कर लेगी आंख बंद करके, तब ऐसी स्थिति आती है। 2013 में केजरीवाल जी का भारतीय राजनीति में उदय हुआ और उस वक्त यूपीए सरकार के खिलाफ एक माहौल बना हुआ था। अन्ना आंदोलन के जरिए वो माहौल जो है और तो हुआ था तेज, और उसका लाभ मिला। केजरीवाल जी 28 सीटें जीत के आम आदमी पार्टी आई, कांग्रेस के विरोध में लड़े, कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाई। उसके बाद 49 दिन में सरकार छोड़ी तो लोगों को लगा, और उन्होंने जिस तरह से नैतिकता के बहुत बड़े मानदंड खड़े किए थे अन्ना आंदोलन के जरिए कि हम बिल्कुल साधारण घर में रहेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम जो है बस से चलेंगे, मेट्रो, याद करिए मेट्रो से शपथ लेने गए थे पहली बार, वो जो है कोई तामझाम नहीं लेंगे, शीला दीक्षित के बंगले के 12 एसी उनको अखरते थे, वो विलासिता थी, वो सारा उन्होंने जो नैरेटिव क्रिएट किया था, एक पूरा वातावरण बनाया था, लोगों को लगा और नई राजनीति देश को देंगे। बीजेपी जैसे कहती थी पार्टी विद द डिफरेंस, केजरीवाल जी कहते थे पॉलिटिक्स विद द डिफरेंस, हम अलग तरह की राजनीति करेंगे। बीजेपी ने ये नहीं कहती थी कि हम अलग राजनीति करेंगे, बीजेपी कहती थी हम अलग तरह की पार्टी हैं। केजरीवाल जी कहते थे हम अलग तरह की राजनीति करेंगे, नई राजनीति करेंगे, शुचिता की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, समर्पण की राजनीति, सेवा की राजनीति और सबको साथ लेके चलने की राजनीति। अब उसमें विचलन कहाँ शुरू हुआ? सबको साथ रहने वाली राजनीति करते करते उन्होंने सबसे पहले अपने सब साथियों को बाहर कर दिया। वो चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे आनंद कुमार हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे जस्टिस हेगड़े हो, जब करीब करीब उनके साथ के धीरे धीरे कुमार विश्वास, आशुतोष, तमाम लोग उनके बाहर चले गए। अब उसके बाद 2015 का जब चुनाव हुआ, चूंकि 49 दिन की सरकार थी, दिल्ली की जनता ने कहा ये एक अच्छा नेता आया, बड़ा नेता आया, बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है, कांग्रेस डिस्क्रेडिट हो चुकी थी और इसके इतने बड़े बड़े वादे हैं, मौका देना चाहिए। और बीजेपी पूरी ताकत से लड़ी वो चुनाव, लेकिन हार गई और 67 सीटें आई उनकी। उसमें उन्होंने कुछ काम भी किए, लोगों को लाभ पहुंचाया, एक लाभार्थी वर्ग क्रिएट किया, 25-30 हजार रुपए महीने का फायदा पहुंचाया, उसका लाभ उनको 2020 में मिला। तब तक आम आदमी पार्टी का जो नैतिक मानदंड था, नैतिक आवरण था, वो पूरा बना हुआ था और लोगों को लगता था कि ये पार्टी वाकई देश की राजनीति में काम करेगी। उधर मोदी जी देश के लिए और दिल्ली के लिए केजरीवाल, ये नारा लगता था। तो 54% वोट लोकसभा में बीजेपी को मिलता था और वही 54% वोट मिलता था विधानसभा में आम आदमी पार्टी को। पर 20 से 25 के बीच का जो अंतराल है वो आम आदमी पार्टी के विचलन का अंतराल है। वो रास्ता भटक गई या उन्होंने रास्ता बदल दिया। उसी में शीश महल का मसला हुआ, उसी में कोविड का मिसमैनेजमेंट आया, उसी में जो है ये आपका शराब नीति को लेकर के हुआ और भी तमाम सारे छोटे मोटे मुद्दे घोटाले के बीजेपी ने आरोप लगाए, कांग्रेस ने एफआईआर कराई और उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। हालांकि पंजाब में 22 में बहुत बड़ी सफलता मिली थी, उससे लगा फिर 22 में ही एमसीडी जीते थे, तो इससे उनका वो है और बढ़ गया। अब उस देखो, अति आत्मविश्वास और अहंकार, इसकी बड़ी पतली सीमा रेखा होती है, कब लांग करके आपका अति आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाए। कुछ वैसा ही हुआ, क्योंकि गुजरात में उनको अच्छी सफलता मिल गई थी, कांग्रेस का वहां भट्टा बैठ गया था पंजाब में, तो फिर केजरीवाल जी को ये लगा कि हम जो करेंगे वो सही है, जनता जो है हमें हर तरह से हाथों हाथ दे रही लेती रहेगी। तो जब उनके ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे, वो कोर्ट गए, कोर्ट से उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से ही उन्होंने काम सरकार चलाएंगे, जो कि भारतीय राजनीति में कभी नहीं हुआ। जिन नेताओं को पब्लिक परसेप्शन में वाकई भ्रष्ट माना गया और जिनको कोर्ट से भी सजा हो चुकी है, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता जो कोर्ट से जिनको सजा हो चुकी है, उनके ऊपर जब आरोप लगा, गिरफ्तारी हुई, तो उसके पहले वो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना के जेल गए। जयललिता ने इस्तीफा दिया। हेमंत सोरेन तो यहाँ भी बन गया ना सर, जब केजरीवाल जी गए, सुनीता केजरीवाल एकदम एक्टिव हो गई, परसेप्शन तो बन गया लगभग ऐसे ही। ठीक है, परसेप्शन वो नहीं बना, परसेप्शन और गलत बना, परसेप्शन गलत बना। परसेप्शन ये बना कि आप पद के लालची हैं, आप पद नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आपने पद छोड़ दिया होता उस समय और पद छोड़ के बाद आप जेल जाते, वापस आते और कहते आतिशी को आपने बाद में मुख्यमंत्री बनाया और वो भी कहा कि सिर्फ 3 महीने तक मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद मैं फिर बनूंगा, तो यानी आप मान के चल रहे थे कि इसके बाद मैं जीतूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, दिल्ली की जनता तो मान लेगी। तो जनता सच ऐसे नहीं मानती है। अगर वही आतिशी को आप पहले मुख्यमंत्री बना देते, जेल जाते ही इस्तीफा देते, कहते मैं निर्दोष जी होकर जिस दिन आऊंगा कोर्ट से, तब मैं दोबारा जनता की सेवा करूंगा, तब तक मैं बिना पद के सेवा करूंगा, तो मॉरल हाई ग्राउंड उनका और बढ़ जाता।
और आतिशी अगर मुख्यमंत्री बनी रहती है और ये घोषणा नहीं करते कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी, तो शायद आज नतीजे दूसरे होते, क्योंकि आतिशी पर कोई बैगेज नहीं था, कोई आरोप नहीं था, एक नया चेहरा था, महिला थी। तो और देखिए चुनाव भी जीती हूँ। जब अरविंद केजरीवाल खुद हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, सत्येंद्र जैन हार गए, इनके बड़े बड़े नेता हार गए, तब भी आतिशी चुनाव जीती। तो इसका मतलब आतिशी के प्रति लोगों में सिंपैथी थी, लेकिन उसको आपने कर दिया कि वो 3 महीने बाद रहेंगी। तो ये महिला का सम्मान है कि अपमान है, ये भी जनता देख रही। तो ये कुल मिलाकर के अरविंद जी जो है वो अपने ही बनाए हुए मानदंडों के बीच में आगे फंस गए, और पब्लिक ने उसी हिसाब से फैसला किया। उनके अंदर जो जो आरोप उन्होंने दूसरे दलों पर, दूसरे नेताओं पर लगाए थे, वो सब उसके लिए खुद जवाबदेह हो गए सवालों के घेरे में। तो ये चीजें हैं। अगर वो एक तो ये हुआ, दूसरा गवर्नेंस में भाई सड़क, अब तो एमसीडी भी उनके पास थी, सड़कों की हालत आप देख लीजिए, सीवर की हालत देख लीजिए, दिल्ली के तमाम सारे मोहल्लों की हालत देख लीजिए, लोग परेशान थे, वो मुद्दा आ गया। और आरोप अलग से आ गए, पानी की समस्या, प्रदूषण की समस्या, जिस कूड़े के ढेर को लेकर उन्होंने मुद्दा बनाया था एमसीडी चुनाव में, वो कूड़े के पहाड़ आज भी हैं, वो जनता त्रस्त है उनसे। जो कहते थे पराली जलती है पंजाब में, उससे दिल्ली प्रदूषित होती है, पराली पंजाब में उनकी सरकार है। तो लोगों को लगा कि भैया, फिर आखिर में उन्होंने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया, जिसको कोई भी सभ्य लोकतंत्र में रहने वाला नागरिक उचित नहीं मानेगा, कोई मुख्यमंत्री पद पर रहा हुआ व्यक्ति ये कह दे कि एक पड़ोसी राज्य की सरकार जहर मिला रही पानी में। अरे आपको कहना, मुझे मालूम है वो क्या कहना चाहते, वो कहना ये चाहते थे कि पानी जहरीला हरियाणा से हो रहा है, लेकिन उसको यही कहना चाहिए भाई जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है उसके पानी जहरीला हो रहा है, उसके हरियाणा जिम्मेदार है या हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है, ये कहना चाहिए था। कौन मानेगा कि कोई सरकार जहर मिलाएगी नदी में? पाकिस्तान तक ने आज तक भारत पे आरोप नहीं लगाया ये कि भारत जहर मिला रहा है, जब सारी नदियां पाकिस्तान जाती हैं। हमने चीन पे आरोप नहीं लगाया, नेपाल पे नहीं लगाया, हमारी नदियां वहां से आती हैं। तो इस तरह का बचकाना आरोप और रिटॉरिक क्रिएट करना, उनको लगता था रिटॉरिक्स चल जाएंगे, रिटॉरिक नहीं चले। इसलिए केजरीवाल जी को जो है आत्ममंथन करना पड़ेगा और उनको अपनी पार्टी के अंदर अति थोड़ा लोकतंत्रीकरण करना होगा। वो संयोजक भी आम आदमी पार्टी के, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी, तो सब कुछ जो आरोप आप दूसरों पर लगाते हैं वही आप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अपने ही मानदंडों की कसौटी पर वो कसे गए, जनता ने उनको कसा। और देखिए जनता ने उनको एकदम खारिज नहीं किया, वो चुनाव हार गए, आज भी 42-43% वोट उनका है, 24-22 कितनी सीटें आ रही हैं, मतलब वो कांग्रेस वाली हालत नहीं, कांग्रेस 8 सीट पे सिमट गई फिर 0 हो गई। तो एक साइजेबल नंबर ऑफ सीट्स एंड साइजेबल नंबर ऑफ वोट उनको मिला है। अभी भी अगर वो अपनी राजनीति को बेहतर तरीके से संचालित करते हैं और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका दिल्ली में निभाती है आम आदमी पार्टी, तो उनका रिवाइवल हो सकता है। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं ना सर, ये बड़ी अहम है। देखिए अच्छे विपक्ष की भूमिका, क्योंकि इस पार्टी का जो उदय हुआ तो इस आए आंदोलन करके उसके बाद सत्ता में आ गए, तो विपक्ष में रहने का अनुभव और विपक्ष में किस तरीके से सामने वाली पार्टी को घेरना है, कितने लंबे वक्त तक घेरना है, वो टच एंड गो वाली राजनीति क्या विपक्ष की हो सकती है, वो ये भी तो एक बड़ी चुनौती हो जाएगी ना अनुराग सर। बिल्कुल, देखिए ये चुनौतियां तो अभी तक जो थी वो थी। अब सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने ये है कि अब इस पार्टी को ये लंबे समय तक इंटैक्ट कैसे रख पाएंगे, क्योंकि इनका अपना कोई कैडर नहीं था। अगर आप देखिए कोई आम आदमी पार्टी की विचारधारा से, अगर आप बीजेपी के किसी नेता की या मतलब, हालांकि राजनीति में विचारधारा की जो वो मर्यादा अब नहीं रह गई है, राजनीति में अब सब सिर्फ सत्ता की और पावर की वो रह गई है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा सोचने के लिए आप ये बात कर सकते हैं कि जो बीजेपी का नेता है या उसका वर्कर है, उसकी कोई एक पर्टिकुलर सोच होती है, कांग्रेस वाले की एक सोच होती है कि वो कम से कम एक परिवार के साथ अलाइंड होता है। आम आदमी पार्टी के साथ तो समस्या ये है कि आम आदमी पार्टी की क्या सोच है, क्या आइडियोलॉजी है, ये आपको समझ ही नहीं आएगी। और अगर इस चुनाव के नतीजों की बात करें तो इस चुनाव में ऐसा लग रहा था कि सारे दल, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, स्पेशली कांग्रेस, तो वो जीतने के लिए कम और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए ज्यादा लड़ रही थी। और जितने भी कार्ड आज तक अरविंद केजरीवाल जी के पास थे और जो उन्होंने यूज किए थे, वो सारे कार्ड उन्हीं के खिलाफ पड़ गए। अगर आप उस पॉइंट को देखें, मतलब मोटा मोटा 4 वो है कि जिनको, जो इनके प्लस पॉइंट आज तक पिछले 10 सालों की राजनीति में थे, वो आज इन्हीं के खिलाफ पड़े। अगर आप बात करें रेवड़ी पॉलिटिक्स की, हालांकि रेवड़ी पॉलिटिक्स थोड़ा निगेटिव टर्म है, फ्रीबी पॉलिटिक्स भी निगेटिव टर्म है, लेकिन अब ये
शायद अगले चुनाव तक ये हम लोग इस शब्द को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये एक भारतीय राजनीति का एक अभिन्न अंग हो गया है, और शायद इसको सब सारे पार्टी अपने मैनिफेस्टो में तो शामिल कर ही रही हैं, अब इस वर्ड को भी अपने मैनिफेस्टो में शायद शामिल कर लें कि वो अब अभिन्न अंग बन गया है। तो अरविंद केजरीवाल जी की जो फ्री बस सेवा, फ्री बिजली, फ्री पानी, बीजेपी ने इसके बियॉन्ड जाके बात कर ली कि तुम तो सिर्फ इतना ही दे रहे हो, हमने तो सीधे सीधे तनख्वाहों में ही, इनकम टैक्स में ही इतना दे दिया, और वो तो देंगे ही देंगे। तो एक तरह से फ्रीबी पॉलिटिक्स का एक जो नेक्स्ट लेवल था वो बीजेपी ने इंट्रोड्यूस कर दिया। नंबर 2, जो ये आरोप लगाते रहे थे सिस्टम कोलैप्स का, दिल्ली के विकास का, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में जो पिछले 10 साल में जिस तरह का सिस्टम कोलैप्स हुआ, ना दिल्ली वासी को साफ हवा मिल रही है, ना साफ पानी मिल रहा है, ना सड़कें मिल रही हैं, ना सीवर की व्यवस्था मिल रही है, ना साफ यमुना मिल रही है। यमुना में की सफाई पे 7,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, कहां गया किसी को नहीं पता, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जो ये दूसरों पे आरोप लगाते थे, इन सभी चीजों का इनके पास कोई जवाब नहीं था। इनके पास जवाब सिर्फ एलजी ने काम नहीं करने दिया, केंद्र सरकार ने काम नहीं करने दिया। अरे भाई, एक लिमिट हो गई ना कि आप एक बार सरकार चला ले गए, 2 बार चला ले गए, अब कहीं ना कहीं तो एक सीमा होनी चाहिए ना कि कब तक आप दूसरों को दोषी करार देते रहोगे। अब आप भाई एक्टिविस्ट नहीं हो, अब आप सरकार चला रहे हो, आपने एक मुख्यमंत्री की तरह बात करनी है, आपने आंदोलनकारी की तरह बात नहीं करनी है। इस चीज को समझना पड़ेगा। और ये अभी तक ये कार्ड चल गया कि लोगों ने काम नहीं करने दिया, लेकिन इस बार जनता ने इनको यहां पे नकार दिया। तीसरा पॉइंट अगर आप देखें, मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, किसी तरह से एक जो सेट वोट बैंक दिल्ली में 18-20% है वो हम खींच ले जाएं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने स्ट्रांगली लड़ाई, अभी हालांकि ये थोड़ा सा प्रीमैच्योर है कि मुस्लिम वोट कांग्रेस को गया या नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसने डेंट मारा। दूसरा, अपने हैदराबाद वाले ओवैसी जी ने भी जब आके ताल ठोक दी यहां पे, तो आज मुस्लिम वोटर भी ये समझता है कि वो एज अ वोट बैंक यूज किया जा रहा है, उसकी सत्ता में कोई भागीदारी नहीं है। तो अगर इस चीज का फायदा ओवैसी जी को मिला और दिल्ली का वोटर कुछ हद तक उनके साथ गया, अब इस पे विश्लेषण हम लोग शायद अगले कुछ दिनों में करेंगे कि वो कितना मुस्लिम वोट बैंक किधर गया किधर नहीं गया, लेकिन अभी तक जो दिख रहा है कि अभी फिलहाल इनके पास नहीं आया। जो सबसे बड़ी चीज है जो विनोद सर ने भी अभी बोली कि जो आप कट्टर ईमानदार बन के भारतीय राजनीति में आए थे कि आप सब कुछ बदल दोगे, एक मतलब उस समय जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि आजादी के बाद शायद पहली बार देश में क्रांति होने जा रही है, दूसरी क्रांति हो रही है। क्या हो गया? ये क्रांति ये हुई कि करप्शन भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। मतलब कोई, क्या आप सरकार के लेवल पे ये कल्पना कर सकते हैं कि सरकारी दुकानों पे या शराब के ठेकों पे एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त मिल रही है? आपने जो कहा उससे उल्टा काम किया। आपने कहा आप सरकारी गाड़ी नहीं लोगे, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियों की फ्लीट आ गई। आपने कहा सरकारी मकान नहीं लोगे, आपने शीश महल बना लिया। सोने के टॉयलेट पे आप जाते हो सुबह बाथरूम। तो ये जो है, जिस तरह से जो उन्होंने कहा उसका उल्टा किया, उसको जनता ने इस बार नकार दिया। और आदर्श, जो सबसे बड़ी चीज क्या है, अब ये भारतीय राजनीति में एक चीज ये शायद अब दूसरे नेताओं को, दूसरी पार्टियों को भी ये मैसेज मिला है कि भैया बोलो उतना जिसके आसपास कर सको, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। भारतीय वोटर ने ये बता दिया कि हम भोले हो सकते हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया गया है। और आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल जी किस तरह अपनी पार्टी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, किस तरह अपनी पार्टी को इंटैक्ट करके रख पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने आने वाला है। ये देखिए बड़ा चैलेंज है, और इस पर तो बात अभी से होने लगी है कि कैसे आखिर पार्टी पूरी इंटैक्ट रहेगी। खुद केजरीवाल का इकबाल पार्टी के अंदर क्या होगा, क्योंकि चुनाव वो हार गए हैं। दोनों बड़े नेता जो नंबर 1 नंबर 2 माने जाते थे चुनाव हार गए। अच्छा सर, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहूंगा, जो दिल्ली में हार हुई है, केजरीवाल, उनकी सरकार, उनकी पार्टी की खामियां या बीजेपी की रणनीति, कौन हावी रहा है इस पे?
या क्योंकि भाई केजरीवाल तो कहते थे कि दिल्ली पूरी बदल दी, सब कुछ चेंज कर दिया, और खास करके जिस मास वोटर की बात होती थी कि वो बिल्कुल उनके साथ इंटैक्ट है, लेकिन वोट तो पड़े और वोट गए, सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी को मिली, तो सवाल तो ये होगा ना। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की जो खामियां हैं उसको भाजपा ने अपनी रणनीति बना लिया। भाजपा ने अपनी चुनावी तैयारी उस दिन से शुरू कर दी थी जिस दिन केजरीवाल जेल में गए थे, बल्कि उससे भी पहले जब उन पर आरोप लगाए गए और उन्होंने तुरंत शराब नीति को वापस ले लिया, उसी दिन से वो डिफेंसिव हो गए थे। भले ही वो जितना हमलावर होने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो डिफेंसिव हो चुके थे। इसके बाद क्या हुआ कि जो चीजें सामने आई कि जितना ढिंडोरा पीटा जा रहा है उसमें एक जमीन पर काम कितना है। सड़कें नहीं बनी, सड़कें टूटी रही, सफाई नहीं हुई, सफाई का हाल बहुत बुरा हो गया, और वाटर सप्लाई आप कर नहीं सके, पाइपलाइन आप पूरी तरह बिछा नहीं सके, सीवर को आप ठीक कर नहीं सके। तो जो जनता की जो बेसिक डिमांड्स हैं वो आपने पूरी नहीं की, उनका जीवन जो है स्तर उस ढंग से सुधरा नहीं। लेकिन पिछले 10 सालों में जो दूसरी चीज हुई, लोगों का आर्थिक विकास हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा, और पूरे एंटायर देश में हुआ है और देश की राजधानी में ज्यादा हुआ है। जो झुग्गी झोपड़ी में पहले गर्मी में रहता था, एक बल्ब जलाता था या ट्यूब जलाता था, तो उसका बिल जो है वो 200 यूनिट से कम आता था। जैसे ही उसका थोड़ा विकास हुआ, थोड़ा सा उसको पैसा मिला, उसने कूलर लगाया, उसका बिल जो है 201 यूनिट से ऊपर हो गया और उसको बिजली का बिल देना पड़ा। तो ये अब आप देखिए कि 20 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो झुग्गी आधारित हैं, जो उसको डिसाइड करती हैं। उनमें से 13 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि झुग्गी झोपड़ियों में जो विकास आपने करना था वो आपने नहीं किया, जो वायदे आपने करने थे वो आपने नहीं किए। आपका बेस झुग्गी झोपड़ी से ही शुरू हुआ था, और आपने पहले ही चुनाव में वायदा किया था कि इन झुग्गी वालों को सबको मैं फ्लैट दूंगा, सबको फ्लैट में बसाऊंगा। एक भी फ्लैट वो पिछले 10-11 साल में दे नहीं पाए। तो ये सारी चीजें उनके खिलाफ चली गई। अब आप दूसरी चीजें देखिए कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और भ्रष्टाचार के आरोप जो है जनता ने मान लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक सिसोदिया को जमानत नहीं दी, केजरीवाल को जमानत नहीं दी। जब केजरीवाल को जमानत दी गई तो शर्तें लगाकर दी गई। तो ये बातें जनता के भीतर तक गई कि भ्रष्ट तो हैं, शराब नीति वापस क्यों ली, इसीलिए ली क्योंकि उसमें कुछ गड़बड़ झाला था। तो ये चीजें जनता में एकदम पैठ कर गई। फिर शीश महल का मामला आ गया, शीश महल को छुपाते रहे, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है ये भी पब्लिक में कभी नहीं आया। आपने इतने करोड़ रुपए खर्च किए, और एक बेसिक था कि आप अगर 10 करोड़ से ऊपर खर्च करेंगे तो आपको टेंडर करना पड़ेगा, तो आप टेंडर करना नहीं चाहते थे। ये सारी चीजें मासेस में चली गई। आज इंटरनेट का जमाना है, हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है, हर व्यक्ति के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही हैं। तो जो छवि बना करके, जो चीजें बना करके वो आए थे, वो उन्होंने की नहीं। यमुना को सफाई की वादा किया कि मैं यमुना को पूरी तरह साफ कर दूंगा, स्विट्जरलैंड की तरह बना दूंगा वहां पर, ये उसमें उन्होंने बिल्कुल भी काम नहीं किया। और बेसिक बात यह है कि केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 8,000 करोड़ रुपया दिया, वह पैसा कहाँ गया? तो ये सब चीजें जो है जनता में चुनाव में पहली बार पूछे जाने लगी। ये दिल्ली का चुनाव पहली बार लोकल मुद्दों पर हुआ है कि आपने बेसिकली वो फैसिलिटीज दी या नहीं दी जो पहले शीला दीक्षित के समय थी। और शीला दीक्षित के समय साफ सफाई भी ठीक थी, बिजली पानी भी ठीक था। अगर थोड़ी बहुत बिजली कटौती होती थी तो उस समय हमारा जो प्रोडक्शन था बिजली का पूरे देश भर में कम था। अब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। तो आपने देखा इस चुनाव में केजरीवाल ने और कोई ज्यादा जो है दावे नहीं किए, दावा सिर्फ बिजली का करते रहे कि 24 घंटे बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। तो वो प्रोडक्शन पूरे देश में बढ़ा है, तो आपने उसको परचेज किया और सप्लाई किया। तो इसमें तो कुछ आपने बड़ी उपलब्धि की नहीं। आपने स्कूलों का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटा, लेकिन सरकारी स्कूलों में संदीप दीक्षित ने पूरे आंकड़े दिए कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घट गई है और रिजल्ट भी बैड हो रहा है, खराब हो रहा है रिजल्ट। आप कमरे बना देने से, बिल्डिंग बना देने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होता है। टीचर्स आपने अपॉइंट नहीं किए, टीचर वहां है नहीं, 4-4 क्लासें इकट्ठी लग रही हैं, रिजल्ट आपका बैड आ रहा है। तो आपने 2 काम किए, एक स्वास्थ्य और शिक्षा। तो स्वास्थ्य में जो किया और शिक्षा में जो किया वो भी जनता को सामने दिख गया कि एक कमरा जो आमतौर पर एक कमरा 5 लाख में फर्स्ट क्लास बढ़िया बन सकता है क्लासरूम, आपका बिल जो है वो 20 लाख रुपए का है। तो वहां भी आपने करप्शन किया। आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले तो उसमें आधे से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक जो हैं, अगर सेंट्रल दिल्ली और इसको छोड़ दें, तो आम आदमी पार्टी के वर्करों के घरों में है, उसके किनारे पर बना दिए आपने।
और उनको किराया दिया। आम आदमी पार्टी के वर्कर को फायदा पहुंचाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक का ये कंसेप्ट लाया गया। जनता ने सब भाप लिया, ये सब जनता ने भांप लिया और सारी चीजें आई। और मुझे लगता है कि केजरीवाल जिस तरह हो हल्ला करके शोर करके एक अच्छे राजनीतिज्ञ के तौर पर वो साबित नहीं हुए। अच्छे राजनीतिज्ञ होते तो एक प्लानिंग करते कि कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम है, किस जगह पर क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसकी तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। उनका ध्यान पूरा बयानबाजी और राजनीति पर केंद्रित हो गया था। जल्दी से देखिए, एक और जो गलती हुई थी केजरीवाल जी से, वो कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉलिटिक्स की उन्होंने, जो टकराव की राजनीति। भाई आप चुनाव जीत गए, दिल्ली में आप मुख्यमंत्री बन गए, जनता ने मैंडेट दे दिया। अब केंद्र सरकार के साथ आपको तालमेल से चलना चाहिए। आपको मालूम है दिल्ली एक अर्ध राज्य है। जब पूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र से तालमेल बना के चलते हैं, चाहे भले ही सरकार दूसरे दल की हो, तो एक अर्ध राज्य के मुख्यमंत्री को टकराव लेने नहीं चाहिए। दो उदाहरण बहुत अच्छे दिल्ली में थे, मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा। दोनों नरसिम्हा राव के जमाने में मदन लाल खुराना थे और कोई टकराव नहीं था। दूसरा पॉलिटिकल बयानबाजी होती थी एक दूसरे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, शीला दीक्षित और अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये तो दिल्ली में एग्जाम्पल थे। तो एक तो ये इसका नुकसान हुआ। दिल्ली के लोगों ने सोचा, जो उसमें भी आया वोटर से बातचीत करने में, कि भाई जब आप बार बार हर चीज के लिए कह रहे हो कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, तो 2029 तक तो केंद्र सरकार बीजेपी की है, तो हम फिर काहे के लिए आपको चुने, हम उसी को चुन लेंगे ताकि हमारे काम तो हो। एक तो ये नैरेटिव। दूसरा, बीजेपी ने इस बार सबक लिया पिछले चुनाव से। उसने बिल्कुल भी इस चुनाव में हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव नहीं बनाया। यहाँ तक योगी आदित्यनाथ भी आए तो कटेंगे बटेंगे वाला नारा न दे करके वो जमुना के पानी और गंगा के पानी की बात करते रहे, यानी गवर्नेंस की बात की उन्होंने। और पूरे मोदी जी ने पूरे भाषणों में अपने जो है गवर्नेंस की बात की, मुद्दे दिए, और अमित शाह जी ने भी। तो ये स्ट्रेटजी बीजेपी की काम कर गई कि दिल्ली के मुद्दों पर और गवर्नेंस के मुद्दों पर उन्होंने आम आदमी पार्टी को घेरा। ये बड़ी बात आप कह रहे थे कि गवर्नेंस के मुद्दों पर घिरा, क्योंकि लगातार राजनीति होती थी आरोप प्रत्यारोप की, और उसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के मन में अब जो जनादेश आया उसको देखकर यही लगता है कि सवाल थे और उन सवालों का जवाब इस जनादेश से दिया गया। जदीप सर, बड़ा है मैं समझना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति कर रहे थे, आम आदमी पार्टी की जो छवि अभी, क्योंकि चुनावी कैंपेन में भी वो बीजेपी पर यही कह रहे थे कि भाई चेहरा कौन होगा, चेहरा कहाँ है, ये कहकर एक तरीके से आमने सामने की लड़ाई की बात हो रही थी। लेकिन जनता ने तो सब कुछ पलट कर रख दिया, ना चेहरे की चिंता ना कुछ। अब मोदी की गारंटी कह लें बीजेपी के लोग, या केंद्र सरकार के कामों को कह लें, भरोसा तो कर लिया उन्होंने, या डबल इंजन की बात मान गए? देखिए आदर्श, सबसे पहले तो दिल्ली के जो चुनाव परिणाम है वो अपेक्षा के अनुरूप ही हैं। इसमें बहुत चौंकाने वाला कुछ नहीं है। खुद अरविंद केजरीवाल पहले दिन से जान रहे थे कि वो हार रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ग्रंथियों को, मौलवियों को, पुजारियों को पैसे नहीं बांट रहे होते। और इसके पिछले 2 चुनावों में उनकी जो देह भाषा थी, बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस अगर गायब हुआ है तो वो खुद जान रहे थे कि वो बहुत कमजोर विकेट पर खेल रहे हैं। और जितनी कमजोर विकेट पर वो खेल रहे थे, उतनी कमजोर विकेट पर भी अगर भाजपा उनको नहीं हरा पाती तो ये भाजपा की गलती होती, अरविंद केजरीवाल की नहीं। वो खिलाड़ी तो खुद जान रहा था कि मैं अभी इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में हूं। जैसे हरियाणा में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में थी, लेकिन उसके दांव को पलट दिया भारतीय जनता पार्टी। ऐसी कोई रणनीति अरविंद केजरीवाल के पास नहीं थी। लेकिन इस सारे विश्लेषण को करते वक्त हमें थोड़ी सी भावुकता से बचते हुए, इसको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव, बहुत ज्यादा वस्तुनिष्ठ रखते हुए थोड़े से व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली का ये चुनाव दरअसल एक मायने में सबसे दुखद ये है कि इसने मुफ्तखोरी और मुफ्त में मिलने वाली सुविधाओं को एक बार और मजबूत ठप्पा लगाकर स्थापित कर दिया है। जिस चीज से पिछले 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही कि ये मुफ्तखोरी करवाते हैं और हम नहीं करवाएंगे, उसको उसी पिच पर आना पड़ा। ठीक है कि वो मध्य प्रदेश में भी हुआ, लाडली बहना और लाड़की बहना यहां पर भी हो गया, महाराष्ट्र में। लेकिन आप अभी वोट प्रतिशत को देखेंगे ना तो सच्चाई आईने की तरह साफ झांकने लगेगी। कोई बहुत बड़ा वोट बैंक प्रतिशत में नहीं खोया है। दूसरा, आप जो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं उनके वोटों को आम आदमी पार्टी के वोटों में मिला देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाजपा की इस जीत के डंके जितने बुलंद है उतने बुलंद नहीं है वो। इसीलिए मैं अभी अपने लाइव में भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को तो कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए अपनी जीत के लिए बहुत बड़ा। अगर अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली की सीट पर ही आप संदीप दीक्षित के वोट उनके वोटों में जोड़ देंगे तो वो जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं। तो ऐसी और भी बहुत सी सीटें होंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति थी, उनका भ्रष्टाचार का आरोप, उनकी अपनी छवि, लेकिन अगर उनको इस छवि की वजह से और अपने कार्यों की वजह से ही हारना था तो इसके पिछले चुनाव में भी हार जाना चाहिए था। उनकी सारी विक्टिम पॉलिटिक्स, अपने आप को विक्टिम दिखाना, अपने आप को पीड़ित प्रताड़ित दिखाना, पंजाब में पराली जल रही इसलिए प्रदूषण हो रहा, फिर उनकी ये सब जनता देख चुकी थी। लेकिन जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग है
दिल्ली से आने वाले कई वोटरों से हम लगातार बात करते हैं, जिसको चाहे अपने स्वार्थ के लिए सही, अपने खर्चे, और वो पीड़ा में है, वो दिक्कत में है, उसके लिए एक एक रुपया महत्वपूर्ण है, वो सब बातें अलग है, उससे न्याय संगत। लेकिन अरे यार, मेहनत करके कमाना पड़ेगा ना। मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, घर में सीधे खटाखट पैसा, ये राजनीति पूरी जिस तरफ जा रही है ना, उस तरफ सोचना पड़ेगा ये भावुकता से बचते हुए। ये राजनीति वहां चली गई है, और अगर वो अभी भी 42% के उस वोट शेयर पे और 3% का स्विंग हुआ, और आप देखिए कि 2.5-3% पर बैठी कांग्रेस अभी लगभग 6.25% पर आई है, तो खेल तो सारा वहीं पर हुआ है। कौन से बड़े दावों की आप बात कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जीत हुई है? अगर ये फिर से मुफ्तखोरी की जीत है, तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, सबके लिए शोचनीय है, और इस पर उतना ही गंभीर मंथन होना चाहिए। ये आप और हम बुद्धिजीवी वर्ग सोचते हैं कि अरे ये तो कहता था कि मैं केवल वैगनार में आऊंगा, इससे एक जनता का बड़ा वर्ग है यार, तू शीश महल में रहे, तू महंगी गाड़ी से जा, कुछ भी कर, हमको मुफ्त का देता रहे। उसी जनता ने पिछली 2 बार 3 बार ये 62 और 67 देकर जिताया है कि नहीं जिताया है? और जब तक जनता के अंदर के उस मानस को झकझोरने वाली राजनीति नहीं होगी, हमारी राजनीति, जिनके घर में घर ही नहीं है खुद का, मंदिर में रहते थे, थाली बर्तन खुद के मांजते थे, वो नन्ना हजारे की सात्विकता के आंदोलन पर खड़ी हुई राजनीति ये है। और उन्होंने उसी गुमान में तो अपने सारे सहयोगियों, जिनका नाम अभी विनोद जी ले रहे थे, चाहे प्रशांत भूषण से लेकर कुमार विश्वास से लेकर आशुतोष जैसे, मेधा पाटकर जैसे अच्छे बड़े नाम, बड़े चेहरे इससे जुड़े थे, जिनको लगा था कि शायद देश की राजनीति बदलने की एक उम्मीद है, और उम्मीद की उस किरण को थामकर वो जिस दिशा में चले, वहां घुप अंधेरा नजर आया। क्योंकि वहां पर जो हम कहते हैं कि सत्ता भ्रष्ट करती है और निरंकुश सत्ता महाभ्रष्ट करती है, और महाभ्रष्टाचार की उन गलियों में इनको घूमते हुए हमने अभी थोड़ी देखा है। हमने तो खुद देख लिया था कि कलई उतर चुकी है, चेहरा सामने आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद गलियों में, बस्तियों में निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग का एक बहुत बड़ा तबका रहा। और कुछ जगहों पर हम ये भी कहते हैं, जब वो आज कह रहे थे अपने स्पीच में, उन्होंने कहा कि मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। शुरुआती जो 2 पारियां थी, उसमें जहां पर स्कूल नहीं थे, वहां अगर स्कूल खुले, कुछ स्कूलों में दिक्कत है, सब रहा, मोहल्ला क्लिनिक खुले, कुछ जगह फायदा हुआ, कुछ जगह भ्रष्टाचार हुआ, कार्यकर्ताओं को ही फायदा मिला, तो उसका नुकसान भी वो भुगत रहे हैं। लेकिन वो ये जान रहे थे कि मैं ये स्कूल करके, शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियादी चीजों पर काम करके और मुफ्त में सब बांट के अपनी सत्ता चला लूंगा, इसलिए मुझे इस तरह के सहयोगियों की जरूरत नहीं है। तो उस वोटर वर्ग पर सवार होकर वो यहां पहुंचे, सीटें कम दिखाई देने के बावजूद वोट प्रतिशत में इस तरह की वो दिखाई दे रही है उनकी स्थिति, तो फिर हमको इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। और कोरी भावुकता की वो लुट गए और बहुत बढ़िया कर दिया और जनता ने बिल्कुल वाह वाह, जनता ने नीचा दिखा दिया, ये सब बुद्धिजीवी वर्ग की सोच होती कि देखो बड़ी बातें करके आया था और इस तरह का काम कर रहा था। काम तो पहले से हो रहा था, पहले क्यों नहीं हारे वो? भारतीय जनता पार्टी ने क्या पहले ताकत नहीं झोंकी है चुनावों में? बिल्कुल झोंकी है। इस सत्य का सामना इस समाज और इस समाज के वोटर को करना पड़ेगा, और राजनेता को अगर इससे दूर उसको करना है तो उसके लिए, और उस उम्मीद में शायद हम अभी भी उस वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद को कायम रखें कि वो सुबह कभी तो आएगी। ये इस चुनाव का मेरे हिसाब से हासिल है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए वो बदलाव देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। पिछली बार 54% वोट था आम आदमी पार्टी का, 42 पर आया तो 12% उसका वोट घटा, 2% कांग्रेस के लेके गई, बाकी 10% तो भारतीय जनता पार्टी में गया। तो हाँ, 38 से 48 हुआ, 10% उसका वोट बढ़ा है। तो इसका मतलब वोट परसेंटेज में तो बहुत ज्यादा गिरावट आई है अरविंद केजरीवाल। सर मैं इसमें जोड़ूंगा ना, वोट प्रतिशत में जो गिरावट आई है उसमें कांग्रेस का गेन और भाजपा का स्विंग वोट दोनों आप मान रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से कि उसका भ्रष्टाचार था, वो था स्विंग वोट, वो मैं बिल्कुल स्वीकार करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं कि अगर उसके बावजूद भी 42% कोई वोट लाता है तो ऐसा मानने वाले लोग हैं ना कि ये सब ठीक है जो रेवड़ियां बट रही थी, और रेवड़ियां भाजपा ने भी बांट दी। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, तो उन्होंने सोचा कि केंद्र की जो रेवड़ी है वो भी मिल जाए। हाँ, तो फिर इसका मतलब जीत रेवड़ी की है, दल की नहीं। यही मैं साबित करने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार हारी तो उसको महसूस हुआ कि जो फ्री की रेवड़ियां है ना, इसकी वजह से हम हारे। तो उन्होंने कहा फ्री की बढ़िया हम भी दे देते हैं, है ना। तो ये, और वो मध्य प्रदेश और उधर का उदाहरण, हाँ, वो सब जगह हो ही है। तो इस बार वो भी उस लाइन एक लाइन में अगर ये कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं, लेकिन उनकी रेवड़ी नीति चुनाव जीत गई, क्योंकि हाँ, मतलब भाजपा को, कांग्रेस को उसी रेवड़ी नीति पर आना पड़ा, और लोगों को लगा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, वो रेवड़ी के साथ साथ बतासा भी देगी, क्योंकि रेवड़ी में तिल मिला होता, बतासा पूरी शक्कर होती है। तो लोगों ने कहा भैया बतासा लो, रेवड़ी तो बहुत मिली रही है। तो कुल मिलाकर के जो है उन्होंने जो राजनीति शुरू की रेवड़ी वाली, वो जीत गई। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी हार गई। ये देखिए रेवड़ी और बताशा पे आ गई बात। आदर्श, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी को उसी के प्लेग्राउंड, उसी के लेवल पे आके जो राजनीति करनी पड़ी, उसका सबसे बड़ा मेरा जो ऑब्जर्वेशन कारण ये था कि
आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सरदर्द बन गई थी और इनको ये लग रहा था कि अगर हमने आम आदमी पार्टी को सेटल नहीं किया तो ये लंबे गेम में ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के लिए यह था कि अगर हमने आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में निपटाया नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म है। और उसी वजह से कांग्रेस लड़ी इसलिए कि आम आदमी पार्टी को हराना है और बीजेपी ने सब कुछ कर लिया कि मतलब हम जो रेवड़ी के साथ बताशे ले लो, समोसे ले लो, जो लेना ले लो, लेकिन इनको हराना जरूर है। कैसे देंगे वो 6 महीने बाद बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, 1 साल बाद बैठ के, लेकिन हराना है आम आदमी पार्टी को, ये सबसे पहले हमारी वरीयता है। ये जो मैं बात कह रहा था, देखिए अभी मैंने डेटा भी लिया अपनी इलेक्शन डेस्क से। संगम विहार, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, तिमारपुर, राजेंद्र नगर, मेहरौली, ये सब सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का अंतर 2000 से कम है और ये सब भाजपा ने जीती है और सभी सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले। और यही स्थिति अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज जैसे दिग्गजों की भी है। तो 8-9 सीट हम अभी गिन पा रहे हैं लाइव में। तो 12, तो आप देख लीजिए 12 सीटें जोड़। जो मैं कह रहा था कि कांग्रेस अगर मजबूती से नहीं लड़ी होती और आम आदमी पार्टी वाला जो वोटर था वो असल में कांग्रेस का ही वोटर था जो उनके पास चला गया था 2013 में शीला दीक्षित जी के वक्त का, वो वोटर यहां पर आ गया। तो हम इसमें मान के चल रहे हैं कि ये सारा हुआ और भाजपा को उस पिच पर आना पड़ा जिस पिच पर वो नहीं आना चाह रही थी। आत्मसमर्पण किया उस मुद्दे के सामने, ये बड़ी बात है। दल या चेहरा बदल रहा है पर मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बदल रही हैं, ये बड़ी बात है। मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बदल रही है, बड़ी चुनौती रही। डाटा आपको देना चाहूंगा, 22 सीटें ऐसी थी जहां 60% से कम वोटिंग हुई थी। उसमें से 13 के चुनाव नतीजे आए हैं, उनमें से 11 बीजेपी जीती है। तो इसका मतलब ये है, हाँ, इसका ओवरऑल ही पिछली बार 64 था सर, 60 हुआ इस बार। तो पहले तो 3-4% वोटर वहीं घर बैठ गया और जो वोटर भाजपा का नहीं बैठा घर तो उसका फायदा उनको मिल गया। तो वोटर घर बैठ भी निराश ही रहा कि जो वोट परसेंटेज कम हुआ उसमें ज्यादातर वो वोटर था जो बीजेपी का वोटर नहीं था और कांग्रेस का वोटर था, लेकिन आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा था पिछले 3 चुनावों से, 13, 14 और 13, 15 और 20 में। उसको निराशा हुई आम आदमी पार्टी से कि इस पूरी पॉलिटिक्स से, और बीजेपी को वोट दे नहीं सकता था। उसने कहा भैया इससे अच्छा घर बैठो। इसीलिए जहां बता रहे हैं जहां कम पोलिंग हुई बीजेपी का वोटर निकला, उसको अपनी पार्टी को जिताना था। कांग्रेस, वो आम आदमी पार्टी का वो वोटर जो कांग्रेस से छिटक के इधर आया था, और खासकर लिबरल मिडिल क्लास, वो रेवड़ी वाला नहीं है, वो गैर रेवड़ी वाला वोटर है। तो उसको, उसके लिए ये मुद्दे थे, शीश महल और ये शराब घोटाला और मेरे पैसे से जा रही है, हाँ, शीश महल भी जा रहा, हाँ, वो जो है ना, नहीं पिछले चुनाव में उतना वो शीश महल वगैरह नहीं था ना, 20 शीश महल भी नहीं था, ये वाला शराब नीति वाला मामला भी नहीं था, शराब घोटाला भी नहीं था, हाँ, शराब घोटाला भी नहीं था। कसम तो पहले ही टूट चुकी थी। लेकिन उस चुनाव में जो ये काम थे ना, मोहल्ला क्लिनिक और ये शिक्षा, बिजली, उसका असर था लोगों पे। हाँ, एक बौद्धिक वर्ग है जो इन चीजों पर बहुत तवज्जो देता है, घर में बहस करता है कि अरे ये तो बड़ी बातें करके। एक वर्ग ये भी है कि भाई तू कुछ भी कर, हमको अपना मुफ्त का देता रहे, हमारा काम उस हिसाब से चलता रहे, वो बड़ी बात है। जो रेवड़ी का लाभान्वित वोटर था वो तो अभी भी इनके साथ है, उसका बड़ा वर्ग इनके साथ है, उनका बड़ा वर्ग इनके साथ है जो कर रहे हैं। लेकिन वो जो वर्ग है जो डीडीए कॉलोनीज में रहता है, जो अच्छी कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करता है और जिसने नई राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी को चुना था, वो निराश हुआ और वो घर बैठ गया। वो बड़ी संख्या में निराश है। वो इस बार भी हमें कई जगह पर मिले। वो बहुत उदाहरण हम अगर देखना चाहें तो जिस दलित वोटर ने अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में खूब द्रवित होकर माथा टेका, उसी ने संविधान बदल देंगे और दूसरे अन्य मुद्दों पर वोट नहीं दिए ना कि हमारे घर भी टूटे, और दूसरा दलित वाला जो संविधान बदल देंगे वाला उत्तर प्रदेश में तो चला ही और कहीं चले। तो क्यों आया? अपने स्वार्थ पर, अपनी जाति पर, अपने नुकसान पर जब बात आती है तो व्यक्ति भावुक मुद्दे या बड़े मुद्दे या आदर्शवाद के मुद्दे भूल जाता है। ये बड़ी बात है राजकिशोर सर। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी, खास करके अरविंद केजरीवाल, अभी तक जिस तरीके से चल रही थी और अब जो वर्तमान स्थिति हो गई है, कम से कम वो जो एक इकबाल की बात होती है सुप्रीम लीडर की, वो वाला इकबाल, सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, और जो पावर अभी आपके पास थी सिस्टम की, वो भी नहीं रहेगी। तो वो परिस्थिति भी तो थोड़ी अजीब हो जाएगी। और फिर विपक्ष की भूमिका। दरअसल जो आपने पावर की बात कही ना, आदर्श, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। दरअसल अभी मोहल्ला क्लिनिक की जो बात हो रही थी, मोहल्ला क्लिनिक जो बताया गया कि आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे
उसका पैसा उनको मिल रहा था। तो उनके पास कोई वैचारिक अधिष्ठान नहीं था, ले देकर एक आंदोलन था, उस आंदोलन के तत्काल बाद उनको सफलता मिल गई, वो सत्ता में आ गए। मतलब संघर्ष का उनका सफर, अगर मैं कहूं राजनीतिक संघर्ष का सफर उनका था ही नहीं। एक आंदोलन या अभियान, उसको आप जो भी नाम देना चाहें आप उसको मान लीजिए, उसके बाद वो सत्ता में आ जाए। फिर वो सत्ता के जरिए ही सत्ता कैसे पाई जाती है, ये एक फार्मूला अरविंद केजरीवाल ने इजाद किया। अपना एक लाभार्थी वर्ग तैयार किया। पहले जो उनका काटर था, भाजपा, कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी, इन सबके पास अपना एक वैचारिक, उनके योद्धा होते हैं, उनके साथ में उस वैचारिक अधिष्ठान के साथ में जुड़ जाते हैं। यहां पर उन्होंने क्या किया, वॉलेंटियर, पेड वॉलेंटियर का कल्चर लेकर आए। मार्शल आए या जो दूसरे लोग आए तो सीधे उन्होंने लाभ पहुंचाया। ये सिर्फ लाभ बिजली पानी का नहीं था, इन कार्यकर्ताओं को भी लाभ पहुंचाया। तो उस लिहाज से देखा जाए तो सत्ता अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीति में रहने की प्रथम और अपरिहार्य शर्त है। अब जब उससे वो छिटक कर यहां पर आए हैं तो दिक्कत वाकई बड़ी हो जाती है। आखिर क्या न्यूक्लियस होगा, क्या लोगों के पास एक ऐसी चीज होगी जिससे अरविंद केजरीवाल लोगों को जोड़ कर रख पाएंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार और सादगी, ये जो दो चीजें थी, इसको तो उन्होंने खत्म कर दिया, खुद ही धूल धूसरित कर दिया पूरी तरीके से। अब वो लाभ देने की स्थिति में है नहीं। और तो और जान लीजिए, करेला नीम चढ़ा ये हो गया कि वो चुनाव हार गए। और आम आदमी पार्टी, बड़ा वो मीम चल रहे थे कि आम आदमी पार्टी है क्या, अरविंद आतिशी और मनीष आम से बन रहे हैं। तो अरविंद और मनीष तो निकल लिए, बची आतिशी। वो आतिशी जिनको खड़ाऊ मुख्यमंत्री कहकर नित उनका अपमान किया गया, उनका इतना अपमान विधुड़ी ने नहीं किया जितना इस चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी मार लेना का आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया। जैसे ही वो चुनाव मुख्यमंत्री बनी, सौरभ भारद्वाज ने तुरंत कह दिया खड़ाऊ मुख्यमंत्री। आवश्यकता क्या थी? ये बात अभी जो विनोद जी ने कही कि ये इसको मान माने कि अपमान माने, क्या बात है? तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा मुद्दा था कुछ लोग के बीच में। अच्छा, ये जो एक अभी बहस चल रही थी, मैं सच बताऊं, मैं इसमें कुछ कॉन्क्लूसिव नहीं कह सकता कितना वोट आया भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, कितना आया इस पर। मैं एक बात जरूर कहूंगा, 42% वोट अरविंद केजरीवाल को अभी भी मिला है। इसका मतलब जो उनका जो लाभार्थी वर्ग का जो वोटर है, वो अभी भी ज्यादा विश्वास उसने किया है। कुछ हिस्सा नरेंद्र मोदी का ये कहना बहुत महत्वपूर्ण था कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो चलती रहेंगी और दिल्ली को मैं खुद देखूंगा। उनको स्टेक पिलर, जो बात जयदीप जी कह रहे थे कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी उसी पिच पर आई। और मैं मानता हूं कि अर्थव्यवस्था और उसका तो सत्यानाश ही होना है, वो चाहे आम आदमी पार्टी कर रही थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी करेगी, अभी वो बहस का विषय नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि ज्यादा जो नुकसान हुआ है अरविंद केजरीवाल के से जो छिटके हैं, वो लोग छिटके हैं जो वाकई एक उम्मीद की आस लगाए बैठे थे, एक नई राजनीति की आस लगाए बैठे थे, और वो पूरी तरीके से छिटक कर या तो भारतीय जनता पार्टी के पास वापस लौटे। और इसका एक बड़ा फार्मूला है कि भाई 54% वोट लोकसभा चुनाव में मिलता था ना इनको, तो इसका मतलब यह है कि वो जो जाता था अपने लाभ के उस पर वहां जाता था। अच्छा, एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो एक संतुलन चाहता है सत्ता में। जो बात अभी जयदीप जी ने कही थी, बहुत सही बात कही थी कि जो बहुत ज्यादा पावर होता है वो आपको एब्सोल्यूट करप्ट कर देता है, निरंकुश कर देता है। तो उस निरंकुशता पर काबू पाने के लिए दिल्ली के एक बड़ा वर्ग था जो इस तरीके से जाता रहा। अच्छा, ये जो वोट परसेंटेज कम हुआ, अब इस वोट परसेंटेज को कम होने में माना तो ही जाता है कि मिडिल क्लास ही सबसे कम वोट देने जाता है। पर दिल्ली में एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, मिडिल क्लास की सिर्फ 1 या 2 लेयर नहीं है, 4-5 लेयर में मिडिल क्लास है। उसमें कोई 30,000 वाला है, कोई 50,000 वाला है, कोई 75, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख। तो इस लिहाज से आपको वर्गीकृत करना पड़ेगा। मुझे लगता है जब पूरे आंकड़े आ जाएंगे देखना पड़ेगा। पर फिर मैं कह रहा हूं, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात हुई है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के ही तमाम जो पुराने चेहरे थे वो लड़ रहे थे, और जिनको कहीं कोई चेहरा नहीं मिला वो घर बैठ गए। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हाई प्रोफाइल चुनाव न करके सीट वार चुनाव लड़ा और उसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। पर मैं फिर कह रहा हूं कि ये कोई बहुत बड़ी जीत 12%, 10% अपने आप में एक बड़ा है, और ये केजरीवाल के खिलाफ ज्यादा वोट गया है, बीजेपी के पक्ष में कम गया है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए केजरीवाल के, हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट आ गया है। कई लोग तो कह रहे हैं कि नहीं 50 ये वो, आम आदमी पार्टी को बकवासबाजी, विधुड़ी जी के भाषण को भी लोग याद कर रहे हैं। उर्मिला गुप्ता जी की टिप्पणी महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने कर्मों से गिरी है, और जो मैंने कहा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि कर्मों से नहीं गिरी है, पर सिर्फ कर्मों से नहीं गिरी, एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग ऐसा है कि इन कर्मों की नजर को अनदेखा करके वो केवल इस बात पर ध्यान देता है कि हमें मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है। और अगर भाजपा भी कहती है कि हम उस वोटर को रिझाने के लिए मुफ्त में सब कुछ देंगे, तो ये राजनीति का दुखद पहलू। उर्मिला जी, आप जो उनके कर्मों की गिनती कर रही हैं वो और पहले हो जानी चाहिए थी, या तो
और सिर्फ कर्मों से हारते तो फिर ये 42-43% भी नहीं मिलता जो ओपन से आए हैं। लेकिन लोकसभा में भी तो ऐसा बहुत बड़ा वोटर है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं विराज किशोर। तो ये बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है, आप टिप्पणियां लगातार करते रहिए, आपकी टिप्पणियों को कार्यक्रम चूंकि लाइव चल रहा है लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने कर्मों से उनको नुकसान हुआ होगा ही, आप गलत कर्म करेंगे। मैं 2 बयान जरूर यहां पर जिक्र करना चाहूंगा जो मैंने आम आदमी पार्टी के कट्टर समर्थक को भी चुपते हुए देखे। पहला बयान हम जिक्र कर चुके हैं कि पानी में जहर मिला दिया। जो देश के हमारे कट्टर दुश्मन हैं उन्होंने भी और युद्धों के समय भी कभी इस तरह से किसी ने आरोप नहीं लगाया कि पानी में जहर मिला। दूसरा मैं उनको सुन रहा था लाइव में, ये तो विनोद जी कह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि सीमेंट की बोरियां डालकर ड्रेनेज को दिल्ली की चौक किया गया भाजपा के कार्यकर्ता। अब ये तो इससे मतलब इतने बड़े स्तर का नेता इतना घटिया आरोप ने, वो कह रहे हैं कि सीमेंट की बोरियां डालकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ड्रेनेज चौक की ताकि आम आदमी पार्टी का नुकसान हो और ऐसा लगे कि आम आदमी पार्टी संभाल नहीं पा रही। अब इस तरह आप या तो कोई इस तरह का वीडियो दिखा देते, कोई भाजपा कार्यकर्ता जाके कहीं ड्रेनेज में सीमेंट की ये जो अरविंद केजरीवाल की जो है, मैंने कहा ना कि बदजुबानी में तो थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन बदगुमानी में वो ऐसा कुछ करके चले गए कि पूरा उन्होंने सत्यानाश कर दिया। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो उनका लाभार्थी वर्ग था वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि उनके साथ इंटैक्ट है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जो जुड़ा हुआ था वो पूरी तरीके से चला गया। और मैं फिर कह रहा हूं कि सत्ता जाते ही जो उनके साथ में जो लाभार्थी वर्ग जुड़ा हुआ था उसका छिटकना तय है। और फिर मैं ये बात लगातार समझिए, और उड़ता पंजाब की जो बात मैंने कही थी ना, अब 1-2 दिन में हम लोग उस पर डिस्कशन शुरू करेंगे, वो देखिएगा, उसमें आनंद आएगा। नहीं, ये जदीप सर ने दिन में जब हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सत्ता जो है ना वो एक ग्लू की तरह है और बहुत सारी चीजों को अपने साथ जोड़ कर रखती है। अब कब तक बिना सत्ता के अरविंद केजरीवाल, वो चाहे लाभार्थी वर्ग हो चाहे जो 22 हैं स्पेशल 22 उनको कब तक अपने साथ जोड़ कर रख पाएंगे, और जिस ओर इशारा राजकिशोर जी कर रहे हैं उस पर क्या होगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का कोई सामाजिक आधार नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक भावनात्मक आधार था और दूसरा ये फ्रीबी वाला आधार है। अब फ्रीबी जिसको हम कहते हैं, रेवड़ी कहते हैं, ये 10 सालों में भी वो कोशिश नहीं की। अगर बीजेपी सरकार देगी, देना पड़ेगा, कमिटमेंट है उसका, तो वो उधर शिफ्ट कर जाएगा। सामाजिक आधार, जैसे समाजवादी पार्टी का सामाजिक आधार है, आरजेडी का सामाजिक आधार है, इन पार्टियों का सामाजिक आधार है, तो वो चुनाव हारने के बाद भी उनका एक सामाजिक आधार बना रहता है उनका। वो चूंकि वो कोई फ्रीबी वजह से नहीं जुड़ा उनके साथ, तो वो एक चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने ये भी दिल्ली में आएगी कि उसका कोई सोशल बेस ना होने की वजह से कौन सा वर्ग उनके साथ अब रहेगा, क्योंकि फ्रीबी वाला तो चला जाएगा उधर, और जो वैचारिक आपका एक पक्ष था, जैसे आदमी विचार के साथ जुड़ता है ना, वो भी उसका भी क्षरण हो गया है। जो आपने विचारधारा की बात की थी उसका जब क्षरण हो गया है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस में थे और आम आदमी पार्टी के साथ आ गए थे, अब क्या वापस वो कांग्रेस की तरफ चल देंगे? ये भी देखना होगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली की राजनीति हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच होती रही है। ये पहली बार एक तीसरी ताकत आई थी उनके बीच में और इसने वो स्पेस ले लिया था। तो ये सब चुनौतियां उनके सामने आएंगी। पंजाब की चुनौती सबसे पहले आएगी, जो राजकिशोर जी कह रहे हैं। इसमें जो चुनौती वाली बात हो रही ना कांग्रेस को लेकर, अच्छा कांग्रेस को भी कुछ करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी तो कह रही हमने नतीजे नहीं देखे, हम लोग मरे जा रहे हैं, आम आदमी रिक्शे वाला जो ऑटो वाला है उसकी उत्सुकता बनी हुई है। आप सोचिए कि ये ब्लू ब्लड सिंड्रोम है कि हमारे पास सत्ता रहे या नहीं रहे हमें फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके का मैसेज जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में दिया, और मैं फिर कह रहा हूं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसा अगर नेतृत्व रहा तो अरविंद केजरीवाल के लिए ठीक रहेगा, या हो सकता कोई और प्लेयर आ जाए। कांग्रेस इस नेतृत्व में कुछ नहीं कर पाएगी जैसी स्थिति ये आ रही है। आदर्श, एक चीज मुझे याद है, जिस समय अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, उस समय 2011-12 के दौरान जो आंदोलन के टाइम पे जिस तरह से लोगों ने अपना कैरियर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के इस आंदोलन से जुड़े थे कि इस देश में कोई परिवर्तन होने वाला है, मेरे साथ अपने साथ के लोगों ने नौकरियां छोड़ के वो आंदोलन में गए थे। तो जिस समय अरविंद केजरीवाल जी ने यू टर्न लिया, वो जो वर्ग था, उनसे जो जुड़ा हुआ वर्ग था, उनका जो क्रोध देखने को मिला, वो एक बहुत बड़ी चीज थी। और जो जहां तक लाभार्थी वर्ग की बात है, देखिए लाभार्थी वर्ग के शब्द में छुपा है कि जहां लाभ मिलेगा वो तो उधर चले जाएंगे। अगर कल को भाजपा इनको हमें क्या हानि, तो जो देगा उसके साथ हो जाएंगे। तो लाभार्थी वर्ग का कोई आइडियोलॉजी नहीं है जो, हाँ मतलब उनकी आइडियोलॉजी लाभ है, तो जो लाभ मिलेगा। और अगर नहीं भी मिलेगा तो अब इस समय की सिचुएशन ये है कि आम आदमी पार्टी को अपना कैडर, अपनी जो कैडर नहीं है, जो सिर्फ लाभ के लिए जुड़ा हुआ कैडर है, उसको कैसे बचाया जाए। इस समय अगर कांग्रेस थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कर जाए तो
अगले इलेक्शन में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा, आम आदमी पार्टी शायद कहीं नहीं होगी। ठीक है, देखिए ये तो एक अहम महत्वपूर्ण बात हो गई आम आदमी पार्टी के हिसाब से, लेकिन क्योंकि बीजेपी अब सरकार बनाने के करीब है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अरविंद केजरीवाल ये सवाल पूछते पूछते अब दिल्ली हार गए हैं। कौन होगा राजकिशोर सर मुख्यमंत्री का चेहरा? जल्दी से एक टिप्पणी आप लोग। बीजेपी का देखिए, मोटे तौर पे तो जिसने मुख्यमंत्री के सबसे बड़े चेहरे को हराया है उसको होना चाहिए, लेकिन अब यार एक्चुअली नरेंद्र मोदी क्या करेंगे अब वो जाने या ब्रह्मा जाने। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके बीच में मतलब हम लोग अपने आप को पाते नहीं है, पर एक्चुअली बड़ा मुश्किल है भाजपा में प्रेडिक्ट करना। बल्कि हम लोग इस पे चर्चा करें कि नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना होंगे या गोपाल राय होंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वहां तो जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो तो चिट मुख्यमंत्री होगा। मतलब राजस्थान में भी वो भजन लाल को बना देते हैं, वहां पर वो मोहन प्यारे कर देते हैं, तो इसलिए कुल मिला के वो किसी को भी बना सकते हैं। तो असली बात ये है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनना, उस पर चर्चा हम लोग कर लें, बाकी तो मोदी जी बताएंगे। इस पर तो चर्चा होगी, लेकिन चर्चा सर इस पर होनी चाहिए ना कि भाई प्रवेश वर्मा का दांव लग सकता है, मुख्यमंत्री को हराया, जायंट किलर बता रहे हैं सोशल मीडिया पर उनको। प्रवेश वर्मा हो गए और तमाम नेता हो गए, खुद बात की जाए सतीश उपाध्याय जी हो गए पूर्व अध्यक्ष हैं, क्या नंबर लग सकता है किसी का? देखिए, जायंट किलर्स को तो कभी मोदी जी बहुत ज्यादा बनाते नहीं है। अखिलेश यादव को हराया था सुब्रत पाठक ने लोकसभा का चुनाव 2019 में। 19 में हराया था ना राजकिशोर जी। सुब्रत पाठक को मंत्री तक नहीं बनाया गया, बड़े जायंट किलर थे वो, समझे? आप सोचिए। स्मृति ईरानी का और डिमोशन हो गया राहुल गांधी को हरा के। हाँ, स्मृति ईरानी का वो तो कोई साइलेंट किलर ही बनेगा, जायंट किलर नहीं बनेगा मुख्यमंत्री, कोई साइलेंट किलर बनेगा। क्योंकि ये मोदी जी की और अमित शाह जी की जो बीजेपी की जो प्रकृति है उसमें अब हमने, आप देखिए उत्तराखंड में 3 दिन मुख्यमंत्री बदले, बेचारे धन सिंह रावत का नाम हर बार चला, एक बार नहीं आया। और कौन आया? तीरथ सिंह रावत आ गए, पहले त्रिवेंद्र रावत आ गए, उसके बाद धामी जी आ गए। अभी आप मध्य प्रदेश का और राजस्थान का बता ही दिया इन्होंने। वहां उड़ीसा में माझी आ गए जिनको किसी ने सुना नहीं था। तो कोई ऐसा ही नाम आएगा जिनको आपको लगेगा कि वो दुष्यंत गौतम जीते कि नहीं जीते, जरा पता करिए। वो एक प्लेयर है, वो हो सकते हैं, उनका पीछे चल रहे थे जब पीछे चल रहे थे। अगर पीछे चल रहे थे तो फिर यहाँ मुश्किल हो गया, विधान परिषद भी नहीं है दिल्ली में। लेकिन एक उस तरह के साइलेंट किलर के नाम जो है चल सकते हैं। अब कौन होगा ये तो जैसा राजकिशोर जी ने कहा गया, तो मोदी जी जाने या ब्रह्मा जी जाने, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि जो पूरा मोदी जी का सोच है वो पॉलिटिकल बेनिफिट जिससे बीजेपी को मिलेगा उस हिसाब से वो बनाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने मोहन यादव को बनाया, भले वो नॉन स्टार्टर लोग मानते हो, लेकिन उन्होंने बहुत बड़े वोट बैंक को एड्रेस किया, यादव वोट बैंक जो मध्य प्रदेश का है। ब्राह्मण वोट बैंक को एड्रेस करके भजन लाल शर्मा को बनाया। इसी तरह दिल्ली में वो हो सकता है कोई पूर्वांचली चेहरा आ जाए। और दिल्ली के इसके साथ साथ है ना? चुनौतियां, मैं प्रवेश वर्मा को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, वो भी है, लेकिन प्रवेश वर्मा ही होंगे ये मैं नहीं कह सकता। ठीक। लेकिन होगा कोई ऐसा जो भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में राजनीतिक फायदा हो सकता है। कोई दलित चेहरा हो जाए, दुष्यंत गौतम तो दलित है, तो पॉलिटिकली कौन सूट करता है ये देखना पड़ेगा। वो दिल्ली के हिसाब से मोदी जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, उस हिसाब से वो कोई फैसला करेंगे। देखिए पॉलिटिकली कौन सूट करेगा ये बड़ी चुनौती होने वाली, मतलब चुनौती क्या, अभी तो इस पर विचार शायद मंथन शुरू हो गया होगा। आदर्श जी, इसमें कहीं हम लोग कितने भी अंदाजे लगाते रहें उसका कोई मतलब नहीं है। उसमें मैं एक 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 छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। कुमार विश्वास जी एक अपने किसी मंच पे खड़े होकर कवि सम्मेलन में एक बड़ी मजेदार चीज बात कर रहे थे, शायद वो राजस्थान का जिक्र कर रहे थे कि जब वहां पे नेता विधायक दल चुना जा रहा था तो सारे लोग ओथ लेने के लिए कोट सिलवाया, किसी ने बढ़िया बंद गला सिलवाया, किसी ने बढ़िया नए नए कपड़े सिलवा के सारे दावेदार बैठे हुए थे। तो उनसे मोदी जी ने जो है पूछा, भाई एक एकदम किनारे जिसको कतई कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो पुराने कपड़े पहन के आदमी आके बैठा हुआ था, उसने कहा तुम कौन हो, नाम पूछा, नाम बताया, उनका आओ जो मुख्यमंत्री बनो। तो इसी टाइप की कुछ घटना जो कुमार विश्वास जी ने एक मजाक में कही थी वो भाजपा के साथ सच्चाई है। ठीक है, देखिए लेकिन फिर भी कम से कम कुछ तो नाम एक दो इतिहास में ऐसे उदाहरण और भी रहे हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात से, नितिन काका बेचारे जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए, नितिन पटेल जो है वो आउट हो गए, रिटायर हो गए, लेकिन वो नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। और सबसे दिलचस्प हुआ था किस्सा 1977 में जब चौधरी चरण सिंह ने रामनरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। रामनरेश यादव को कोई जानता ही नहीं था, बड़े बड़े दिग्गज और चौधरी राजेंद्र सिंह और पता लगा मुलायम सिंह यादव भी थे, राम प्रकाश गुप्त को तो हाँ अटल जी ने बनाया था।
वाजपेयी ने बना दिया था रामप्रकाश गुप्त को। तो कई बार जो केंद्र ने, तो जगन्नाथ पहाड़िया को राजस्थान में इंदिरा जी ने ऐसे बना दिया था, कोई नहीं जानता था। तो दिल्ली में भी मतलब कुछ वैसे ही होगा ही। पुरानी है, नहीं है। ये बड़े नेता जो मास लीडर होते हैं ना, ताकतवर नेता, वो हमेशा ऐसे ही प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कैसा क्या हो सकता है प्रयोग सर? अब तो बड़ी लिस्ट है बीजेपी के पास। मैं 2-3 बातें बता सकता हूं। एक तो जो भी मुख्यमंत्री होगा वो आरएसएस बैकग्राउंड का होगा, वो आरएसएस बैकग्राउंड का होगा। दूसरा, जो विनोद जी ने कहा कि मोदी राजनीति को देख करके तय करते हैं कि उसका आगे पीछे फायदा क्या होगा। वैसे तो कोई भी मोहनलाल भजनलाल हो सकता है, लेकिन प्रवेश वर्मा का चांस मुझे ज्यादा इसलिए दिखता है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, इन तीनों में जाटों को इग्नोर किया गया, तो उन जाटों को साधना है, इसलिए एक जाट मुख्यमंत्री होना जरूरी है। तो भाजपा के पास कोई जाट मुख्यमंत्री है नहीं, ओबीसी है, बाकी सब जातियों के हैं, तो एक जाट मुख्यमंत्री हो सकता है। दूसरा एक मैसेज जो मिल रहा है, दूसरा एक मैसेज ये है कि प्रवेश वर्मा की मुलाकात चुनाव जीतने के तुरंत बाद अमित शाह से हुई है, और किसी की अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई, अमित शाह ने उनको बुलाया है। तो इसलिए ये इंडिकेशन है कि प्रवेश वर्मा हो सकते हैं। चॉइस के तौर पर प्रवेश वर्मा हो सकता है। आप बताइए सर, कौन हो सकता है? क्या देखिए, मेरे को लगता है कि सारे लोग भाजपा की राजनीति को इतनी गंभीरता से समझ चुके हैं आदर्श, कि जो राजकिशोर जी ने शुरू में कह दिया, या तो मोदी जी जाने या ब्रह्मा जी जाने। और दूसरी दिक्कत है, साहिब सिंह वर्मा अगर हमारे इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे होंगे तो वो हमको कोस रहे होंगे। प्रवेश सिंह वर्मा, उनके सुपुत्र, सॉरी, वो जिनका नाम हवा में तैरता है ना, वो तो बिल्कुल नहीं बनता भाजपा में। भाजपा की दिक्कत ये है कि जिसका नाम मंत्रिमंडल में भी जिसका नाम सबसे आगे होगा, पता लगा उसी का पत्ता कट गया। आपने तो राजस्थान में भी यही हुआ, मध्य प्रदेश में प्रहलाद पटेल का आप देख लो, यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, हरियाणा में भी यही हुआ था। तो जिसका नाम फिजाओं में, हालांकि संभावनाएं, देखिए उन्होंने दो बहुत अच्छे संकेत पकड़े हैं, और गंभीरता की बात यह है कि चूंकि हराया है, और दूसरा विरासत है, पिता ने चलाया है, सब करा, तो बन सकते हैं। और चूंकि अमित शाह से मुलाकात हुई है, तो संकेत बिल्कुल ठीक पकड़ा गया है। सतीश उपाध्याय जी का भी नाम कुछ लोगों को मैंने चर्चा करते हुए सुना, अध्यक्ष रहे हैं, गंभीर नाम है, बड़ा नाम है, अलग तरह। लेकिन कौन बनेगा ये तो हमको एन वक्त पे ही पता चलेगा। संभावनाओं और कयासों के आधार पर कभी भी भाजपा में मुख्यमंत्री नहीं बनते, वो अचानक एक चौंकाने वाला नाम देते हैं। पहले ये इक्का दुक्का अपवाद थे जिनका विनोद जी ने और अनुराग जी ने अपने अनुभवों के आधार पर जिक्र किया, लेकिन अब इस अपवाद को ही चलन बना दिया है भाजपा ने। इस अपवाद को ही चलन बना दिया कि आप जो नाम सोचेंगे हमारे जहन में वो नहीं रहेगा। वो जानबूझ के है या स्ट्रेटेजी है, वो एक अलग जगह है। बस महाराष्ट्र में हम, हाँ, महाराष्ट्र में हम मान सकते हैं कि हम मान के चल रहे थे कि तमाम उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ही बनने चाहिए, लेकिन उसकी घोषणा में जो विलंब हुआ, बीच में जो गैप आया, उससे भी ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा था कि उनको न बनाया जाए। आखिर में वो ऐसा हुआ हो गया मामला कि उन्हीं की संभावना थी और वो बने। तो अभी हाल ही के चुनावों में एकमात्र वहीं से एक ऐसा उदाहरण आया है कि जो नाम चर्चा में था, जिसकी पूरी संभावना थी, जैसे कह रहे हैं कि स्वाभाविक तौर पर अगर मीटिंग हो रही है, उन्होंने हराया है, एक परिवार का जाटों वाली राजनीति है, इन सारे समीकरणों को देखते हुए बन सकते हैं प्रवेश वर्मा। लेकिन ये जो लेकिन है भाजपा में, ये लेकिन, और इस लेकिन के उत्तर की तलाश में अगले 3-4 दिन गुजरेंगे। जैसे चुनाव, जो मैंने कहा ना, मतदान हो जाता है तो हम एक एग्जिट पोल के इसलिए चर्चा करते हैं कि मतगणना तक का समय गुजर जाए, फिर मतगणना के दिन तो एक्चुअल परिणाम आ जाते हैं, लेकिन फिर ये कि सीएम कौन बनेगा। तो ये चुनावी कवरेज का अपना इसका मजा है, लेकिन भाजपा के लिए बड़ा सवाल होगा। आपने बिल्कुल शुरुआत में, ओपनिंग में इस सवाल के बिल्कुल ठीक कहा था कि चेहरा पूछते पूछते केजरीवाल चुनाव हार गए, लेकिन अब भाजपा को अपना चेहरा तय करना पड़ेगा। वो चेहरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 27 साल तक आप यहाँ पर इस शासन से बाहर रहे। उसके पहले शीला दीक्षित का शासन देखा दिल्ली ने, और उसमें कई सारे ऐसे काम हुए जिनको आज भी याद किया जाता है। हमारे पैनल पर एक कौन थे मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने ठीक बात कही थी कि जिस तरीके के काम इसके पहले की मदनलाल खुराना वाली या सुषमा स्वराज वाली या साहिब सिंह वर्मा वाली सरकारें गिना पाई, और जिस तरह के काम शीला दीक्षित की सरकार, वैसा कोई भी बहुत बड़ा या ठोस काम, आप सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक और स्कूलों की बात कर रहे हैं जो कि बेसिक है, वो तो लेकिन ऐसे माइलस्टोन वर्क्स केजरीवाल सरकार के पास 3 टर्म मिलने के बावजूद नहीं थे। तो ये उनकी कमी है बहुत बड़ी। आज भी लोग अगर शीला दीक्षित के किए कामों को याद करते हैं तो ये फेल्योर है केजरीवाल का। और अब इस चुनौती के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को
मैदान संभालना पड़ेगा। अभी हमारी टाइमलाइन पर ही लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि भाई आपने कहा कि यमुना खराब है और केजरीवाल साफ नहीं कर पाए, आप केंद्र की सरकार में तो गंगा कौन सी पूरी तरह साफ हो गई। तो ये सवाल उठेंगे, जवाबदेही हर तरफ होती है। सवाल पूछकर भाग जाने की राजनीति को लोगों ने नकार दिया है, जो कि केजरीवाल ने किया। मेरे हाथ में पर्ची है, कॉमनवेल्थ घोटाले के नाम है, जैसे ही सत्ता में आऊंगा सारे घोटालेबाजों को स्विस बैंक के खाते हैं। अब इस राजनीति से लोगों का मोह भंग हो चुका, हाँ, कि पर्ची है, नाम है, तय है, घोटाले हैं, तो आरोप लगाकर भाग जाना या ये कहना कि वो नहीं कर पाया तो हम कर देंगे, इस राजनीति को लोग समझ चुके हैं। भाजपा के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश की राजधानी है, सबसे प्रदूषित शहरों में है। कोई एक बड़ा विषय यहाँ पर हस्ती आती है और वो अपना पॉडकास्ट 10 मिनट में इसलिए रोक देती है कि इतनी प्रदूषित है कि चेहरे पे दाने उभर आए, बोल नहीं पा रहे, खांस रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए अपमानजनक है, इंसल्टिंग है, तमाशा है, क्योंकि वो 10 मिनट उस हवा में सांस नहीं ले पा रहा जिसमें हम जी रहे हैं, और जी नहीं रहे हैं, जीने को मजबूर है, हमारे पास विकल्प नहीं है। इन सब समस्याओं का समाधान अगर भाजपा और उनका नेतृत्व नहीं कर पाता है तो फिर वो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यही देखिए, एक लाइन में ये बात कहूँ, जदीप जी ने जो बात कही उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए, कि चूंकि चुनौती बड़ी है दिल्ली में, एक तो जो गारंटियां दी हैं भाजपा ने वो लागू करनी है, केजरीवाल की जो गारंटियां चल रही हैं वो लागू रखनी है, उनकी जांच भी करानी है, प्लस दिल्ली में वो बड़े काम कर रहे हैं जैसे शीला दीक्षित ने किए थे, ताकि देखिए भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की चिंता में जुट जाती है। तो अब उसको 2029 की जो है, मतलब 30 की तैयारी के हिसाब से वो, तो मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो एक तो डिलीवरी करने वाला व्यक्ति होगा और मोदी जी का विश्वस्त होगा, जिसपे उनको भरोसा होगा कि ये डिलीवरी कर सकता है। तो और बहुमत पूरा है, तो कोई संकट नहीं, किसी तरह कोई मजबूरी नहीं है कि भाई गठबंधन की सरकार हो, किसी खुश करना हो, तो और सामाजिक समीकरणों को भी देखना है, उस हिसाब से कोई चेहरा लाया जाएगा। अब वो कौन हो सकता है, ये बात मतलब ये तो $1 बिलियन एक्सपर्ट है, ये उसी का इंतजार अब हम लोग करेंगे जल्दी से। सिर्फ एक बात कि दिल्ली की बागडोर सीधे नरेंद्र मोदी के हाथ में होगी। वो हर महीने कैबिनेट की मीटिंग लिया करेंगे खुद, क्योंकि उन्होंने एक वायदा किया है कि वर्ल्ड क्लास सिटी इसको बनाना है। उन्होंने खुद गारंटी ली है, तीनों पब्लिक मीटिंग्स में उन्होंने झोली फैला करके वोट मांगा है कि एक बार मुझे मौका दो। तो इसलिए सारी जिम्मेदारी खुद उनके हाथ में होगी, वह खुद मंथली मीटिंग लिया करेंगे, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, देखिए अब क्या होगा इसका इंतजार हम सबको रहेगा। नाम कौन हो सकता है इसको देखिए लगातार। ये पहली बार होगा जब यहाँ पर डबल इंजन आ पा रहा है। दिल्ली में डबल इंजन इस तरीके से अभी नहीं आ पाया था कभी भी, तो पहली बार नहीं इस तरह मोदी वाला, मोदी खुद जब नेतृत्व में हो और भाजपा की यहाँ पर सरकार बन जाए। मोदी जो खुद कह रहे थे, जी जो पब्लिक मीटिंग्स की बात की, मैंने भी वो भाषण सुने, वो कह रहे थे एक बार मुझे तो मौका दीजिए, मैं केंद्र में बैठा हूं और यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाइए, फिर देखिए दिल्ली को कैसी वर्ल्ड क्लास सिटी बनाओ। और जो मैं कह रहा था कि आप वादे करेंगे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुरू में क्या कहती रही कि हमको धारा 370 हटाना है, हमको राम मंदिर बनाना है, लेकिन हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं, गठबंधन में हमारी मजबूरी है। तो जनता ने कहा लो भैया 303 ले लो, अब बताओ, तो बता के दिखाया है, दिखाना पड़ा है, नहीं तो जनता सवाल पूछती। तो धारा 370 भी हटी, राम मंदिर भी बना। ऐसे ही आप कह रहे हो कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना देंगे, यमुना जी साफ कर देंगे, प्रदूषण की चिंता कर लेंगे, ट्रैफिक जैम की समस्या हल कर देंगे। अब वो करके दिखाइए, अब वो करके दिखाना पड़ेगा। आप किसको भी लेकर आते हैं, काम तो करना होगा, करवाना होगा, और जिस वर्ल्ड क्लास सिटी की बात हो रही थी वो भी करके दिखाना होगा। देखिए अब दिल्ली में नतीजे आ चुके हैं, तस्वीर लगभग साफ है, इसीलिए हमने नाम पर चर्चा की कौन सा वो नाम हो सकता है। और आप भी, अगर आपको लगता है कि केजरीवाल के हार के कारण कुछ हमसे छूट रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। दिल्ली में कौन सा वो चेहरा हो सकता है जिस पर नरेंद्र मोदी यहाँ पर दांव लगा सकते हैं ताकि वो बेहतर डिलीवरी कर सके, वो भी जरूर कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइएगा। अपने सुझाव भी छोड़िएगा और सवाल भी, और अमरउजाला.com पर बने रहिएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।